Hare Krishna students. Today we will study about the structure query language. जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है ये आपकी डेटाबेस सिलेबस में यूज़ होती है। इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस आपका जो ऑर्गेनाइज डेटा होता है जिसको हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं उसको हम डेटाबेस बोलते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक रिकॉर्ड के तौर पे रखते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस, एक फ्यूचर यूज़ के लिए जब हम रखते हैं तो उसको हम एसक्यूएल बोलते हैं। ठीक है, वो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्योंकि जब हमने डेटा बनाया है यानी एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है तो हम उसको सेफली रख रहे हैं बिकॉज वी वांट इन अ फ्यूचर पर्पस। अब उसको सेफली रखने में हमने डेटाबेस को बना के रख दिया, अब उसको एक्सेस करने के लिए यानी हमें जो भी क्वेरी है, जो भी डेटाबेस बना हुआ है, हमें उसे एक्सेस करने के लिए जिस लैंग्वेज की ज़रूरत होती है दैट इज़ नोन एज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली यूज इन अ डेटाबेस टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ये क्या करता है, डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ यूज़र यूज़ होता है ये। ठीक है, विच वन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हम आगे पढ़ते हैं। As the term clear itself, S stand for the structure, Q stand for the query and L stand for the language. It is a computer language used to store and manipulate retrieve data in a relational database. इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डेटा को सबसे पहली चीज़ तो स्टोर करना। मैनिपुलेट मीन्स समथिंग we want to like modification, somewhere I want to add the data, somewhere I want to delete the data या modify, the term is modification. And retrieve and store data in a relational database. One thing you have to be clear the thing that the data should be in a relational form. एक टेबल बनती है ना बच्चा, उसमें कॉलम आप कैसे रखते हो, उस टेबल के अकॉर्डिंग ही तो रखते हो। उस टेबल के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको कॉलम्स रिलेशन होते हैं वो आप रखते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी टेबल के अंदर आप ऐसे कॉलम रखें जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन ही ना हो। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं, तो आपको एक स्टूडेंट के डेटा बनाने के लिए अब उसमें आप स्टूडेंट आईडी लगाएंगे, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टूडेंट एड्रेस है। तो आप क्या लिख रहे हैं, स्टूडेंट का ही तो डेटा बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉय का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है ना, एम्प्लॉयज वर्क प्रोफाइल या कॉन्टैक्ट नंबर या एम्प्लॉयज एड्रेस, तो दैट शुड बी कंसर्न इन अ पर्टिकुलर टेबल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एम्प्लॉय की टेबल में स्टूडेंट का कॉलम डाल दो बीच में, इट कैन नॉट बी अ पॉसिबल। क्योंकि जब एक डेटाबेस तैयार होता है तो वो उससे रिलेशंस खाते हुए कॉलम्स को ही आपस में हम रखते हैं। अगर इररिलेवेंट है तो हम उसको रखेंगे ही नहीं, है ना। ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर इररिलेवेंट डेटा है तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू फिल इनसाइड अ पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, पहली चीज़ तो इसका आपको मैंने वर्क बताया कि क्या होता है। नेक्स्ट जो है IBM ने इम्प्लीमेंट किया था इस लैंग्वेज को, इसको सीक्वल बोलते थे बेटा पहले। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये पार्ट थी, एक प्रोजेक्ट बन रहा था सिस्टम आर, ठीक है, 1970 की बात है, उसका ये पार्ट रही है, दैट्स वाई इसको हम पहले सीक्वल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट कमर्शियल रिलेशनशिप डेटाबेस है वो रिलीज हुआ और उसमें जो सॉफ्टवेयर थे दैट इज नोन एज रिलेशनल सॉफ्टवेयर। मैंने आपसे कहा ना जो डेटाबेस होता है वो आपस में रिलेशन होता है, तो इसको एक रिलेशनल सॉफ्टवेयर के थ्रू रिलीज किया गया और इसके बाद अब ये क्या है, ओरेकल के फॉर्म में यूज हो रहा है। नाउ यू आर यूजिंग एज अ ओरेकल फॉर्म। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चा। When we click and go for the introduction, we can see introduction में इसमें data definition language
कई सारी चीज़ें हैं, पार्ट हैं विच इज़ यूज टू या विच इज़ हेल्पफुल टू मेक अ एसक्यूएल। एसक्यूएल को बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं या जिनसे मिलके एसक्यूएल बनती है, दैट इज़ अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो बच्चा होती है, एक्चुअली ये कमांड्स होती हैं, ठीक है। जो आपका एसक्यूएल है वो कमांड पे वर्क करता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, कमांड्स और क्वेरी। कमांड्स वो होती हैं आपकी जो यूज़र देता है और उसके बाद उसका जो रिजल्ट जनरेट होता है, दैट इज़ अ पर्टिकुलर आपकी क्वेरी। लेट अस सपोज हमने एक स्टूडेंट की आईडी है, उसमें मेरे को चाहिए कि एक स्टूडेंट है विच नेम इज़ राम। तो राम के नाम का आई नीड द फुल इंट्रोडक्शन, मीन्स वेयर what is the address of Ram, what is the contact number of Ram, okay, so what is the basic requirement for that particular information, है ना। so that one we have to click the name option so that it will give the particular person data। अब अगर मैं उसमें राम लिखूंगी तो राम से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा उसमें वो पूरी रो एक्सेस हो जाएगी और पूरा डेटा निकल के हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। सो दैट्स वाई वी हैव टू गिव द कमांड, ठीक है। सो जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है ये कमांड्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी टेबल्स के में जो भी कॉलम्स आपस में होते हैं उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, ठीक है। क्या करती है? डिफाइन करती है। इसके बाद अगर आपको कोई डेटा डिलीट करना है या कहीं पर टेबल पे आपको मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की तरफ से समझेंगे। एक्चुअली क्या है बेटा, इसके पार्ट्स में बहुत ज़्यादा ये है कि एक जैसे मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा आपको जो है ना इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद डेटा मैनिपुलेशन आता है आपका। जो डेटा मैनिपुलेशन होता है इसका यूज़ होता है ट्यूपल को इंसर्ट करने में, डिलीट करने में, मॉडिफाई करने में, इसका जो यूज़ आपका डीएमएल का आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि व्यू डेफिनेशंस क्या होती हैं। देखो इसमें क्या होती है, खूब सारी कमांड्स होती हैं। कमांड्स किस लिए? अब आपने अपना रिकॉर्ड सेव किया है, फ्यूचर पर्पस के लिए है, तो उसको कैसे ना कैसे आप एक्सेस तो करोगे ही, है ना। एक्सेस करने के लिए आपको कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। उससे क्या होगा, जब आप कमांड दोगे तो जो आपका डेटा उसके अंदर है वो एसक्यूएल एक्सेस करके लाएगा, कहाँ से? डेटाबेस से, ठीक है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ट्रांजैक्शन कंट्रोल में क्या होता है कि जो बिगनिंग होती है और एंडिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, वो इंक्लूड होती है कमांड्स में, स्पेसिफाई करता है बिगनिंग और एंडिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो भी आपकी कमांड आप दे रहे हो तो उसमें जो भी वर्क हो रहा है, इधर यू वांट टू डिलीट द डेटा, ऐड द डेटा, मॉडिफाइड द डेटा, जो भी आप ऊपर से अभी तक करते चले आ रहे हो कमांड दे करके, जो भी एक्सेस करना चाह रहे हो या जो भी ऐड करना चाह रहे हो, जो भी डिलीट करना चाह रहे हो, वो किसकी हेल्प से करोगे? ट्रांजैक्शन कंट्रोल की हेल्प से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस में हम देखते हैं कि व्हाट पर्पस या व्हिच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर बेसिकली यूज्ड टू जनरेट दिस। Embedded SQL and dynamic SQL. It defines how SQL statement can be embedded within a general purpose programming language such as C and C++, Java, PL and COBOL, Pascal and Fortran. These are the some requirement general purpose software programming language which is used to embedded the SQL. The next we have a integrity. See, I told you from the starting that SQL is a particular command defined language. Whatever you want to ask from the database, you have to write in a proper command and it will generate the output. So in the integrity we understood that the SQL may we have a DDL commands. I told you just previous slides that what is the functions of the DDL. It's include for the defining the data, है ना। So beta it includes the commands, okay, when the data is stored, so it gives the command, and after that जो भी कमांड है उससे रिलेटेड डेटा शुड बी इनसाइड अ टेबल। अदर नहीं है तो हाउ कैन रिलेवेंट होगा और वो कैसे उसको निकाल के लाएगी? इट कैन नॉट बी रिलेवेंट, है ना।
अब सच अ टाइम आपको अपनी टेबल को अपडेट करना है या उसमें से कोई डेटा निकाल के दूसरा डेटा डालना है, तो दीज आर थिंग्स आर अलाउड इन अ इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपडेट और वायलेट इंटीग्रिटी कांस्टेंट को डिसअलाउड कर देता है, ठीक है, कि आप इसमें अपडेट और डिसअलाउड नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी हैव next we will discuss authorization. Authorization is an important command beta. It is controlled by the DCL. This is known as the data control language. This is used for the command specify access right to the relation and views. अब देखो, authorization is an important thing, like something you want to ask from the database and the particular column or particular data is not present in the particular table. So how this that particular SQL access the data from there? जब उसके अंदर वो डेटा ही नहीं होगा तो वो एक्सेस कैसे कर पाएगा? सो दैट्स वाई वी हैव टू मेक अ टेबल एंड गिव द कमांड इन सच अ वे दैट दे को रिलेट विथ ईच अदर, ठीक है। अब जैसे एम्प्लॉय की टेबल है, सो यू शुड गिव इफ यू वांट टू आस्क एनी या इफ यू वांट टू एक्सेस एनी डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल, सो दैट व्हाट यू हैव टू गिव द रिलेवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टेबल सो दैट इट कैन access. Okay, so I hope you understood. Now move to the next one by one जो इसके पार्ट थे, हम उसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फॉर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं? देखो, सबसे पहले इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं या जो इसके फंक्शन होते हैं, आप एक तरह से ये समझो, जो डेटा डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं वो होते हैं क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और रीनेम। मतलब अभी हमने पढ़ा कि ये किस लिए हेल्पफुल होती है, कैसे वर्क करती है, डिफाइन करती है डेटा को, कैसे डिफाइन करती है, दैट हम इसमें पढ़ेंगे। पहला है कि इट कैन यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, उसके स्ट्रक्चर्स को तैयार करना, अगर उसमें कुछ गलती हो गई है तो ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, या किसी समय किसी ऑब्जेक्ट की फील्ड को रीनेम करना। ये काम होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। अब जैसे कि आपको इसमें सिंटेक्स में एक आराम से दिख रहा है कि ये सारा काम तब का है व्हेन वी आर गोइंग टू मेक द पर्टिकुलर टेबल। जब हम बनाने जा रहे हैं तभी का ये काम है। तभी तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, क्रिएट करना, मतलब हम डेटा को क्रिएट करने जा रहे हैं। डेटा को किस फॉर्म में क्रिएट करेंगे? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्टर करना क्या करना है? मतलब कि जो स्ट्रक्चर है, जो इसका डेटाबेस यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको हम किसी न किसी फॉर्म में ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप करना क्या है? यानी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा सच अ टाइम हमें नहीं उसकी वो ज़रूरत है, तो हमें डिलीट करना है, वहाँ से हमने गलत बना दिया ये पर्टिकुलर, तो हमने वो पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना है, पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है, या बनाते समय हमें किसी ऑब्जेक्ट को रीनेम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? DDL। तो DDL बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग अ टेबल, ठीक है, क्योंकि जो SQL होती है बेटा ये एक टेबल फॉर्म में होती है, रोज और कॉलम के फॉर्म में। अब नेक्स्ट आता है स्कीमा डेफिनेशन इन SQL। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्कीमा टर्म क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। स्कीमा क्या होता है बच्चे? ये जो SQL में यूज़ होता है एक्चुअली बेसिकली तो ये टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। लाइक सपोज अगर हम बता दें कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो अब आपको मान लीजिए ब्रांच की टेबल क्रिएट करनी है, तो अब ब्रांच नेम क्या है, ये ब्रांच किस सिटी में है, ठीक है, और उस ब्रांच से रिलेटेड आपको कितने एसेट्स उसके अंदर रखने हैं, ये सब चीज़ें स्कीमा डिसाइड करती है। लेट अस सपोज आपको एक स्टूडेंट की टेबल बनानी है। अब स्टूडेंट की टेबल के लिए आप स्टूडेंट्स नेम लिखेंगे, स्टूडेंट्स किस सिटी से है, स्टूडेंट्स का एड्रेस क्या है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। मतलब एक तरह के अगर हम ये कहें कि वो चीज़ बनाने के लिए जो ज़रूरी एसेट्स होते हैं दैट इज़ नोन एज अ स्कीमा। वो जब स्कीमा में आपके यूज़ होते हैं। अब सच अ टाइम आपने उसको बनाया तो डिलीट किया या ड्रॉप आउट किया, रिमूव किया, तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो स्कीमा के अंदर आते हैं, ठीक है। स्कीमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द पर्टिकुलर थिंग्स विच इज़ हेल्पफुल फॉर द DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो भी हम पढ़ के आए हैं बेटा, क्रिएट और ऑल्टर, और याद आया नहीं याद आया? एक बार फिर से देखेंगे। देखो, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और
रीनेम। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका क्या वर्क है? देखो, जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है बेटा, जैसे हमने डीडीएल के फंक्शन पढ़े वैसे हम इसके पढ़ेंगे डीएमएल के भी। इसके फंक्शंस में क्या आता है कि हम किसी भी डेटा को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करना, मान लीजिए जब हमारा डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, डीडीएल ने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, किसी भी डेटा को किसी भी टाइम रिट्राइव करना है तो उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। या हमें हो सकता है टेबल के अंदर कुछ डेटा और इंसर्ट करना हो, या इंसर्ट हुए डेटा में कुछ अपडेट करना हो, या पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, या हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कॉल करना हो यानी एक्सेस करना हो। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का टर्म ही इसका मतलब ही यही होता है एक तरीके से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे फंक्शंस जो हैं वो मैनिपुलेशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्कीमा सेटिंग। जो स्कीमा सेटिंग्स होती हैं बेटा, उसमें हम किस तरीके से इसका वर्क करते हैं। अभी देखो हमने डीडीएल का स्कीमा पढ़ा था, अब हम इसका पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज हमने एक टेबल बनाई ब्रांच, ठीक है, तो उसमें ब्रांच के लिए क्या क्या होना चाहिए? नेम है, सिटी है, एसेट। लाओ अब हमने एक कस्टमर बनाई, तो कस्टमर का नेम है, कस्टमर कौन की स्ट्रीट क्या है, कस्टमर की सिटी क्या है। अब आपने एक लोन लिया तो लोन का नंबर क्या है, किस ब्रांच से लोन लिया है, कितना अमाउंट लिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कीमास आपको दिखाए हैं कि अगर आप किसी टेबल को बनाते हो तो आपको कितनी रिक्वायर्ड एसेट्स की ज़रूरत होती है उस टेबल को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये स्कीमा होता है जो कि डिफाइन करता है कि आपके एट्रीब्यूट कैसे लगेंगे। बेसिकली आपके एट्रीब्यूट्स के लिए होता है। एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कॉलम्स को बोलते हैं बेटा, और रोज को ट्यूपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉलम्स आपके, उन कॉलम्स के नेम क्या क्या होंगे। लाइक अगर हम ब्रांच का बना रहे हैं तो हमने 3 कॉलम यहाँ रखे हैं, एक ब्रांच नेम का, ब्रांच सिटी का और एक एसेट्स का, जिसमें हम अब उसके नीचे अपना डेटा लिखेंगे। डेटा किस फॉर्म में लिखेंगे? ट्यूपल के फॉर्म में, क्योंकि रो को हम क्या कहते हैं? ट्यूपल कहते हैं, और कॉलम को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। अब बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती हैं, कॉजेज जो आपको समझने हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि जो डेटा होता है वो सारा रिलेवेंट होता है, इररिलेवेंट डेटा यूज़ नहीं होता डेटाबेस के अंदर। पहले तो अपने दिमाग के अंदर आप ये डाल लीजिए। उसके बाद जो भी डेटा है इसमें, ठीक है, मान लीजिए अगर डुप्लीकेशन है या आपको रिमूव करना है तो इसमें आप इजीली रिमूव कर सकते हो रिटेन डेटा, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ कॉजेस का यूज़ करते हो। सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत है कि आपको पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक स्टूडेंट की टेबल है, अगर मुझे उसमें से टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये तो पक्का है उसमें रिलेवेंट डेटा होगा तो स्टूडेंट्स का ही होगा। अब उस टेबल में से आपको क्या करना है कि जो स्टूडेंट है उसमें से स्टूडेंट पर्टिकुलर नेम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या दे दिया? कमांड दी सेलेक्ट नेम, स्टूडेंट नेम। फ्रॉम में आप टेबल का नेम लिखते हैं। फ्रॉम क्या है? आपका टेबल नेम स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था भाई एक टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट एड्रेस। अब आपको उसमें से स्टूडेंट नेम पर्टिकुलर सेलेक्ट करना, तो आप क्या करोगे? आपको अगर स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करने हैं तो आप ऐसे दोगे, क्वेरी ऐसे दोगे, कमांड ऐसे दोगे, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब फ्रॉम में टेबल का नेम आता है और सेलेक्ट में आता है पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो आपको चाहिए। मुझे क्या चाहिए था? स्टूडेंट नेम चाहिए था, तो मैं किस में डालूंगी? सेलेक्ट में। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब कॉजेज आते हैं। मान लीजिए अगर हमें सिर्फ एक बच्चे का नाम, राहुल का नाम सेलेक्ट करना है, तो वेयर नेम इक्वल्स टू राहुल। तो अभी राहुल का जितना भी डेटा होगा उस लाइन में वो सारा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखो किसी भी समय अपनी किसी भी टेबल को रीनेम कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेशंस को रीनेम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी भी एट्रीब्यूट को गलत लिखा है तो आप उसको आराम से रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जो वेरिएबल्स यूज़ करते हो उसमें क्या क्या यूज़ करते हो? लाइक आपने अगर नेम यूज़ किया है तो नेम आपको पता है कि कैरेक्टर में आता है। अमाउंट यूज़ किया है तो वो इंटीजर या फ्लोट में आ सकता है, डिपेंड अपॉन कि कितना अमाउंट है, किस हिसाब से अमाउंट है। स्ट्रिंग ऑपरेशन में बेसिकली आपका जैसे कोई बड़ा नेम होता है, लाइक एक वर्ड होता है, लाइक स्ट्रीट है, लाइक लोकलाइजेशन है, तो ये आपके स्ट्रिंग में आते हैं, ठीक है। अब आप
ट्यूपल्स में से किसी एक चीज़ को दिखाते हो तो वो आप ऑर्डर बाय में लिखते हो। ऑर्डर बाय का मतलब होता है कि आप ये दिखा रहे हो कि लाइक आपको मान लो मेरे को चाहिए कि अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल। ये एस्ट्रिक का निशान जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगी, देखिए मेरे ये एस्ट्रिक, इसका मतलब आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करो, और टेबल का नाम क्या है, लोन। एक सेलेक्ट कर रहा है डेटा पूरा, और उस किससे, टेबल से। ऑर्डर बाई अमाउंट डीएससी, अमाउंट किस में चाहिए उसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और लोन किस में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑर्डर बाई जो आपका बेसिकली यूज़ होता है बेटा, वो आप एक पर्टिकुलर कमांड देते हो उसके लिए यूज़ होता है। आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप डीएससी लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो एएससी लिखेंगे। क्या आपको डिसेंडिंग में चाहिए, क्या आपको असेंडिंग में चाहिए, वो आपको पर्टिकुलर एट्रीब्यूट नेम देना पड़ेगा। लाइक आपको अमाउंट चाहिए तो आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा, लोन चाहिए तो लोन लिखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम आज की जो ये है ये यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम और कमांड्स को पढ़ेंगे। एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। मैंने आपको बताया द एसक्यूएल फुल फॉर्म इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, 1970 में जनरेट हुई थी, फर्स्ट नाम इसका एसक्यूएल था। ठीक है, और इसके बाद ये डेटाबेस जब ऑर्गेनाइज हो जाता है तो ऑर्गेनाइज डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हेल्प करती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, और इसके लिए आपके जो पार्ट्स हैं दैट आर डीडीएल और डीएम, हमने जो आज दो पढ़े डीडीएल डीएम। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको टीसीएल भी बताया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ऊपर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं दैट इज़ कंट्रोल बाय द टीसीएल। ठीक है, डेटा डेफिनेशन में मैंने आपको बताए थे ऑल्टर करना और आपको रीनेम करना और आपको क्या करना, क्रिएट करना, ये सारी किस में होते हैं, डेटा डेफिनेशंस में। इसी तरह हमने डेटा मैनिपुलेशंस में फंक्शंस पढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक बार और देख लेना। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एसक्यूएल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे वाली वीडियोज़ में हम इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकल्स भी करके देखेंगे, सो दैट यू गेट बेटर अंडरस्टूड। अगर आपका एसक्यूएल डाउनलोड करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल सेंड द लिंक प्रॉपरली इन डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन ईजिली डाउनलोड एंड वर्क। एसक्यूएल बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत टफ नहीं है। आप थोड़ा सा इसको समझोगे, आराम से इसको करने लगोगे। बेसिकली डेटाबेस बनाने में इसका बहुत यूज़ होता है। एक्चुअली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसको ज़्यादा से यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इन द लास्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए हमेशा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन और आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।